आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार। जून महीने का पहला सोमवार है। मैं हूं खुशबू कुमार और ये है आज का दिन पॉडकास्ट। ओडिशा के बालासोर रेल दुर्घटना के पीछे क्या कोई साजिश है? सीबीआई अब इसकी जांच भी करेगी। पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। इस दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों को पहचान पाना क्यों मुश्किल है, ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे। फिर बात होगी अमेरिकी रक्षा मंत्री के भारतीय दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले क्यों ये दौरा अहम है और दोनों देशों के बीच रक्षा से जुड़े कौन से बड़े डील होने हैं, बताएंगे आपको। और आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक खबर है, क्योंकि एआई अब नौकरियां निगलना शुरू कर चुकी है, महीने के 4000, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनने का वक्त है सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला आज। ईडी की कोर्ट से जमानत न देने की अपील। हरियाणा हिमाचल के मुख्यमंत्री आज करेंगे बैठक। अंतर्राज्यीय मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय किसान यूनियन ने आज दिल्ली की सीमाओं का घेराव करने की दी चेतावनी। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। बालासोर रेल हादसे की होगी सीबीआई जांच। रेलवे ने कहा इंटरलॉकिंग सिस्टम बदलने से हुआ एक्सीडेंट। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। साल भर पहले भी इसी पुल का गिरा था स्लैब। फिल्म अभिनेत्री सुलोचना का निधन। 5 जून को होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के अटलकोटी के पास लैंडस्लाइड, एक महिला लापता। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन। पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा करेंगे अध्यक्षता। और 3 साल बाद जारी हुआ महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट, 10 साल की है वैलिडिटी। 275 मौतें और 1000 से ज्यादा लोग घायल, ये कुछ आंकड़े हैं जो ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद आए। शुक्रवार को हुई ये दुर्घटना इतनी विभत्स थी कि अब तक उस रास्ते पर ट्रेनों का आवागमन बहाल नहीं हो सका है। दुर्घटना के कारण क्या थे, इस पर भी बहस अभी जारी ही है। इस बीच रेल मंत्रालय ने जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाकर जांच की मांग की गई है। और इधर दुर्घटना के बाद से कई बार इसके होने की वजहों के बारे में अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। सुरक्षा कवच का ना होना, ओवर स्पीड, तो कभी इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी। इस दुर्घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने बात की बालासोर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋतिक मंडल से। रेल मंत्री का कहना है कि वो कह रहे हैं कि इसका जो कारण है, किस कारण से पॉइंट सेटिंग में गलती हो गई, क्या ये ह्यूमन एरर है या फिर टेक्निकल एरर है? क्योंकि जब तक भारतीय रेलवे में ये जो आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, ज्यादातर जो सिस्टम है वो डिजिटली कंट्रोल होते हैं और यानी यहाँ पर ह्यूमन एरर की जो बात है वो कम हो जाती है। बावजूद इसके अगर इस तरीके की हादसा सामने आता है, इसका कारण खंगालना बहुत अहम हो जाता है। इसीलिए शायद फिलहाल जो है इशारा किया जा रहा है कि सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी करवाने का सिफारिश रेलवे मंत्रक करेंगे। और इस दौरान बारी-बारी में हमने देखा कि रेल मंत्री खुद वहाँ पर थे। तमाम जो रेलवे सेफ्टी कमीशन के जो बोर्ड है, उनके जो अधिकारी है, वो वहाँ पर थे। हम बारी-बारी में सबसे बात की और समझने की कोशिश की इन सब चीज़ों को। सभी को जो पॉसिबिलिटीज जो है उन सब चीज़ों को वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। उनका ये भी कहना है कि अगर इसके पीछे सबूतज है, षड्यंत्र है, तो फिर उसको भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जाएगा। शायद इसीलिए इशारा है कि एक अलग एजेंसी, एक आप कह सकते कि एक अलग एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन करवाने की सिफारिश खुद रेल मंत्रक करेंगे। ऋतिक, ये भी खबरें आ रही हैं कि दुर्घटना में मरे लोगों की लाशों की पहचान नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसका कारण यही है, मैं आपको समझा दूँ कि हमने जिस तरीके से हमने देखा है कि दो पैसेंजर ट्रेन्स थे और 2 गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ी। लेकिन इन दोनों को जो पैसेंजर ट्रेन में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त जो बोगीज़ हुए हैं, जो कोचेज़ हुए हैं, चाहे वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के हो या फिर
जो है यशवंतपुर एक्सप्रेस थे, तो उनमें जो जनरल डिब्बे थे वो ज्यादा थे। उससे सबसे ज्यादा जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो जनरल डिब्बे थे। एक तो मैंने पहले ही कहा कि यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे वाला जो दो जनरल डिब्बा था वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। खासकर कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने भी जनरल डिब्बे थे वो मानो जैसे दो हिस्से में बट गया और एक के तो खच्चे उड़ गए। तो दरअसल हम कुछ जो घायल लोगों से मैं बाद में अस्पताल में मिला, उनसे बात की तो समझने की कोशिश की कोरोमंडल एक्सप्रेस में कितना लोग उस दिन जनरल डिब्बों में सफर कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, इन चश्मदीदों ने और घायलों ने, जिनका आंखों देखी मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कहना है कि उस दिन गाड़ी में इतना भीड़ थी कि जितने लोग जो जनरल डिब्बों में सफर कर रहे थे उनके पास जो सीट तो ज्यादा के लोगों के पास नहीं थी, और वो ज्यादा जो है वो अपने जो है पैसेज में, यानी दोनों स्लीपर के बीच जो पैसेज है या फिर जो कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर का पैसेज है, उन सब जगह में ज्यादा जो है वो लोग वहां पे सोए हुए थे या फिर बैठे हुए थे। तो ये नहीं हम समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से जनरल डिब्बों में भारी भीड़ होती है तो उनके पास ना तो रिजर्वेशन रहता है ना तो टिकट की रहती है, जो पैसेंजर्स थे उनके डिटेल्स नहीं मिलता है। तो और मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं जरा साझा कर लूँ। ये यशवंतपुर एक्सप्रेस की जो डिब्बा है उनमें से मैंने देखा कि सेना के जब जवान वहां पर आए तो उनके नीचे बहुत से लोग दबे पड़े थे तब भी। तब और ये मैं उस वक्त का बात कर रहा हूँ जब हादसा के बाद 14 घंटे बीत चुके थे। तो मैंने देखा कि जो आर्मी के जवान थे वो अंदर जाकर वो बोगीज के अंदर से सामान को बहुत ही सावधानी से सहेज कर बाहर ला रहे हैं बारी बारी में, और उनमें से निकाल कर कुछ ना कुछ, चाहे आइडेंटिटी कार्ड या फिर चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर बैंक का डिटेल्स हो। मैंने खुद देखा कि एक अकाउंट का चेक बुक जो है बैंक का, वो बहुत ही सावधानी से एक अफसर निकाल कर अलग से वो रखते हैं और दूसरे जवान को देते हैं। उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए ये जनरल बॉगी है, तो हम समझ सकते हैं कि उनका रिजर्वेशन नहीं था, तो आइडेंटिफिकेशन में ये बहुत काम आ सकता है। ये सब कागजात शायद उन्हें हेल्प करे कि उनका आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से वो सफर कर रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं। और शायद यही कारण है कि आइडेंटिफिकेशन जो है नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। कुछ दिन पहले ही आंकड़े आए थे कि भारत डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट में किस तरह से तरक्की कर रहा है। मेक इन इंडिया से जोड़ते हुए सरकार ने इसे उपलब्धि के तौर पर गिना और हमने इस पर बात भी की थी आज के दिन में। मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जब डिफेंस को लेकर तमाम अलग अलग खेमों की बातचीत और समझौते वादे जारी हैं, ऐसे वक्त में आज से अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत में हैं। आज नई दिल्ली में उनकी मुलाकात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी। ये बायलैटरल मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने के मकसद से होनी है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर का ये दौरा इस वजह से भी है क्योंकि इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा भी होना है और उससे ठीक पहले ऑस्टिन का भारत आना इसे और इम्पॉर्टेंट बनाता है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की इस दौरान मीटिंग में जो भी निकलता है या तय होता है उसका ऐलान प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर किया जा सकता है। तो किस तरह से अहम होगा ऑस्टिन का ये भारतीय दौरा और ऑस्टिन का भारत आना, इस लिहाज से कितना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री इसी महीने यूएस जा रहे हैं, ये पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार प्रकाश गिरे से। भारत एक बैलेंस के नजरिए से अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को आगे ले जा रहा है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे ले जा रहा है। वह यह है कि हमको इस ग्रुप उस ग्रुप, इस देश उस देश के साथ हम 50 तरीके के इक्वेशन लेके संबंध नहीं बनाएंगे। हम उस देश के साथ बनाएंगे कि हमारा और उसका संबंध किस हद तक जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये उसमें कोई किसी तीसरे देश या तीसरे समूह की संज्ञान नहीं ले। तो विदेश मंत्री ने जैसे कहा कि दुनिया को, और जब वो दुनिया कह रहे थे तो उनका इशारा जो था वो
पश्चिमी देशों पर था कि एक नई वास्तविकता हमारे सामने उभर रही है, बहुध्रुवीय दुनिया उभर रही है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना भारत की तरफ से बार-बार कहा जाता है रूल बेस्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब कि सभी देश बराबर हैं और कोई भी देश जो है वो धक्का मुक्की, आक्रामकता, विस्तारवाद, दबाव की राजनीति ये सब ना करे और उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सामने ये है कि हम चीन, रूस और बाकी और देशों के साथ भी संबंध अच्छे रखें और हम पश्चिम के साथ भी हमारे जो संबंध अच्छे होते गए हैं, खासकर अमेरिका से तो और यूरोपियन यूनियन से हमारा बिजनेस भी बहुत बड़ा है, बहुत तरीके के स्ट्रेटेजिक समझौते भी हुए हैं पिछले आप 15-20 सालों का अगर हिसाब देखेंगे तो एक समय था कि जब परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका जो है खफा हो रहा था और आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। तो हमको इस पूरी पृष्ठभूमि में हमको इन यात्राओं को देखना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच प्रकाश जी डिफेंस के क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने हैं, तो कैसे समझौते हैं ये और उनकी अहमियत क्या है? क्या इसे बड़ी डील की श्रेणी में रखा जा सकता है? निश्चित रूप से एक स्टेप है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि यह एक लंबी प्रक्रिया से होते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। न्यूक्लियर डील हुआ, फिर और चीजों की खरीद बिक्री की बात हुई, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हुई। अभी आपने देखा कि G20 के पिछले मीटिंग में भी वित्त मंत्रियों को और इस बार भी फाइनेंशियल रूल्स को लेके और क्रिप्टो वगैरह को लेके एक समझदारी बनाने की बात है, जो कि अगेन वो फाइनेंस के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक मसला भी है। ये फाइनेंस का जो पूरा वो है, तो निश्चित रूप से एक स्टेप है। लेकिन जैसा मैंने ये कहा कि इसको यह नहीं देखना चाहिए कि क्या हम अब रूस से सामान नहीं खरीदेंगे। देखिए, डिफेंस में 3 बातें हो रही हैं हमारे देश में अभी। एक, हम अपना प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है सामान हम खुद बनाएं और उसी को इस्तेमाल करें और दूसरे देशों को हम उसको एक्सपोर्ट भी करें। अभी हम लगभग 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स। हम यूरोप की कंपनियों को, अमेरिका की कंपनियों को कह रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, पैसा लगाइए, टेक्नोलॉजी दीजिए, जिसको आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि आप आइए और साझेदारी में उपक्रम बनाइए, यहीं पर बनाइए। तो ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ये है कि बहुत जल्दी आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाते, इसमें प्रोसेस लगता है, कई साल का समय लगता है। तो आप रूस पर जो आपकी निर्भरता है उसको भी आप काट नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश केरे। जब शुरू में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चली थी तो लगा था कि ये इंसानों का काम आसान करेगा, हमारी मदद करेगा, बड़े बड़े सवाल चुटकी में हल कर देगा। मगर ऐसा करके AI इंसानों की नौकरी भी खा जाएगा, ये ख्याल थोड़ी देर बाद लोगों के दिमाग में कौन था। चैलेंजर नाम की संस्था एक रिपोर्ट लेकर आई है जिसमें ये लिखा है कि सिर्फ मई महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से टेक जगत में 4000 नौकरियां गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब छटनी की वजहों में AI को भी एक कारण बताया गया है। ये रिपोर्ट आगे बताती है कि टेक जगत में अलग अलग कारणों से कुल 80,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है और इस साल मई महीने तक की बात करें तो ये आंकड़ा 4 लाख की संख्या को छूता है। ChatGPT, बार्ड जैसे चर्चित AI के अलावा भी ऐसी कई AI हैं जो लोगों को नौकरियों से निकलवाने की वजह बन रही है। पहली बार ऐसा कोई आंकड़ा आया है तो सवाल बनता है कि क्या इस तरह के आंकड़े अब आम होंगे और वक्त के साथ बड़े होते जाएंगे? इस सवाल को पूछा मैंने indiatoday.in में टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी से। देखो, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स इन दिनों आ रही हैं, उनके हिसाब से तो यही मानना है कि आने वाले टाइम में जो है AI की वजह से जॉब्स अफेक्ट जरूर होंगी। बिकॉज ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो कि आप किसी AI टूल के थ्रू करवा पाओगे और उसके लिए आपको मैनुअली किसी को वहां रहने की जरूरत नहीं होगी। और इस तरह के जो AI टूल्स हैं वो धीरे धीरे जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो टेक कंपनीज हैं, टेक ड्रिवन कंपनीज हैं, वो इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगी अपने सिस्टम में, जिसकी वजह से आपको एक इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन दीज आर स्टिल इनिशियल डेज। आपको ये समझना पड़ेगा कि AI अभी भी हम सबको समझ में नहीं आ रहा है कि AI एक्चुअल में किस तरह से काम करेगा, कितना यूजफुल है और किस तरह से उसको हम इंटीग्रेट करके अपने बिजनेसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने गूगल सर्च का रिप्लेसमेंट की तरह आपने AI को देख लिया कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने ChatGPT से पूछ ली, वो अपनी जगह ठीक होता है। लेकिन उसको आप एक बिजनेस यूज केस में कैसे इम्प्लाई करोगे, उसको अभी सीखने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी से ये प्रेडिक्ट करना कि भाई इसकी वजह से जॉब्स चली जाएंगी, कितनी जॉब्स जाएंगी,
वो थोड़ा मेरे हिसाब से प्रीमेच्योर है। और आपको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जॉब सिर्फ जाएंगी, अगर एक तरफ जाएंगी तो ऑल्टरनेटली जो है दूसरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी होंगे, बिकॉज एआई पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम तो नहीं है। एआई को चलाने के लिए भी आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस तो चाहिए ही। एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी। मानस, अगर एआई जॉब जनरेट करने में भी काम आ सकता है तो क्या वो उस तादाद में होंगे जिस संख्या में इसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं, जैसा पहले कंप्यूटर के आने के बाद कहा जा रहा था? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि कंप्यूटर के जितने स्ट्रीम्स तो एआई के अंदर नहीं बन सकते। ये उतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होने वाला। कंप्यूटर के साथ तो क्या था कि आपने जितनी मशीन लगा दी, हर मशीन को चलाने के लिए आपको एक इंसान चाहिए। कई बार एक मशीन के लिए दो लोग भी चाहिए होते हैं, एक सुबह चलाएगा एक शाम को चलाएगा। और एआई के साथ ऐसा नहीं है। तो और एआई का जो है ना इतना ज्यादा मास लेवल के ऊपर आप देखोगे कि इंटीग्रेशन होगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने पहले किया कि जहां पे भी कागज और पेन लगता था वहां पर हमने कंप्यूटर लगा दिए। अब ऐसा नहीं है कि उन सबको हटा के एआई लग जाएगा एकदम से, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहला तो वही है रोड ब्लॉक कि आप उतने मास लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, तो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अपॉर्चुनिटीज कौन सी होंगी? और आप ऑलरेडी देख रहे हो अपने आसपास कि आज के डेट में जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं उनकी इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है, बिकॉज एआई जो है वो प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता है कि आपको कोई एक कमांड देनी पड़ेगी और उस कमांड के बेसिस पे वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। अब वो जो कमांड लिखना है ना, वो अपने आप में एक स्किल है, अपने आप में एक आर्ट है। और जो लोग वो सीख चुके हैं ऑलरेडी, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज की डेट में। तो जो लोग उस चीज को मास्टर कर लेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। दूसरा, आप ऑलरेडी देख रहे हो, मैं अपने आसपास देख रहा हूँ कि एआई का यूज समझाने वाले कितने लोग हो गए हैं। तो एक तो जो डायरेक्ट जॉब होती है वो तो अपनी जगह ही है, पर इसके अलावा आप देखोगे कितने सारी वर्कशॉप्स आज की डेट में हो रही हैं जो लोगों को एआई यूज करना या प्रॉम्प्ट्स लिखना सिखाती हैं। कितने सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आ गए हैं जिनको इसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो इन्फॉर्मेशन आगे जो है दे रहे हैं, और उसके लिए भी वो चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह की आप देखोगे कि बहुत सारे जो इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी क्रिएट होंगी। बट जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा प्रीमेच्योर है अभी से ये स्पेकुलेट करना कि किस तरह का जॉब ट्रांजिशन होगा मार्केट के अंदर। मेरा यही मानना है कि थोड़ा एआई का रोल हमें उस तरह से देखना चाहिए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उसको वो कैसे आसान बनाएगा, ना कि नई जॉब्स क्रिएट करेगा या हमें रिप्लेस कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस। और अब वक्त है प्रेस रिव्यू का। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द पायनियर अखबार का पहला पन्ना और उसकी पहली हेडलाइन, रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश। किसने की है? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। एक बयान और आया है रेलवे का। रेलवे ने चालक की गलती स्वीकारी नहीं है। अब इस एक लाइन को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने थोड़े विस्तार में छापा है। उसने लिखा है कि रेलवे बोर्ड मेंबर ने ये कहा कि साहब देखिए, ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। स्पीड की बात आ रही है, स्पीड ज्यादा था, वो भी नहीं था। जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ है वहां की जो नॉर्मल स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ये नॉर्मल स्पीड है और यही स्पीड वो थी। तो ये कहना कि साहब स्पीड बहुत ज्यादा है, गलत होगा। हुआ क्या है, सिग्नल सिस्टम में कुछ इंटरफेरेंस हुआ है जिस कारण ये जो दुर्घटना है वो हो गई है। अब एशियन एज अखबार में आएंगे तो एक बयान क्या, एक मांग है कांग्रेस की, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दें। इसके अब कटाक्ष में बीजेपी का एक और बयान आता है। वो क्या कहती है, साहब आप आंकड़े निकालिए, जितने भी आंकड़े हैं रेलवे दुर्घटना के उसके आंकड़े निकालिए और कंपैरिजन कीजिए कि किसके काल में, किसके सरकार में सबसे ज्यादा रेलवे दुर्घटना हुई है। एक आंकड़े जो मेरे हाथ में है उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इंडियन रेलवे ने इसे जारी किया है। वो ये कहता है कि 2017 तक या 17 से पहले 2016 तक जो मौत के आंकड़े थे जो रेलवे दुर्घटना से होते थे वो ट्रिपल डिजिट में थे और वो 104 तक गए हैं 2016 से 17 तक। 17 के बाद से 2022-23 के आंकड़े डबल डिजिट में दिखाई देते हैं। जैसे 2017 से 18 तक 73 लोगों की मौत होती है रेलवे दुर्घटना में। फिर 2018-19 में 59 लोगों की मौत होती है रेलवे दुर्घटना में। 19-20 में 55, 20-21 में 22, 21-22 में 35 और 22-23 में 48। ये डबल डिजिट के आंकड़े हैं। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको आंकड़े 135, 118, 122, 131, 141, 165, 194, यहां तक कि 351, 415, 473 ये आंकड़े आपको 2000 से देखने मिलते हैं। अब दूसरी खबर पे आए तो पायनियर अखबार में ही सेकंड लीड स्टोरी मुझे दिखाई देती है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है।
मणिपुर हिंसा पे इंडिया टुडे की एक बहुत अच्छी खबर है, वो भी मैं कल पढ़ रहा था। तो अफरीदा हुसैन की एक खबर है और उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में फाइल की, उसे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस पूरे हिंसा से शुरुआत से लेके अब तक क्या होता आया है। बहरहाल अब हम खबर पे वापस आए तो मणिपुर हिंसा में जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन हो गया है और गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह अधिसूचना जारी की है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि नेशनल हाईवे 2 है, उसके ब्लॉक होने से, वहां पर नाकेबंदी होने की वजह से दवा, भोजन, ईंधन जैसी जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पा रही है, इस कारण लोग त्रस्त हो रहे हैं। अब त्रस्त तो यहाँ पे लोग हो रहे हैं, लेकिन बिहार में पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर त्रस्त हो रहा है या सरकार त्रस्त हो रहे हैं, लोग त्रस्त हो रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि बिहार में निर्माणाधीन पुल गिर गया। हालांकि कोई हताहत नहीं है। भागलपुर जिले की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर रविवार को गंगा नदी पर एक पुल बन रहा था और वो पुल ढह गया। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपर मुख्य सचिव अमृत को मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने और फिर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब साहब, एक तो हमने रेलवे हादसे देख लिए, फर्ज करें कि अगर ये पुल चालू होता फिर क्या होता। हमने कुछ महीने पहले भी देखा था जब बिहार के ही एक जिले में हवा के झोंके से पुल गिर गया था और फिर उसकी जांच हुई थी, फिर दोषियों को सजा जो भी हुई वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी घटना में फिर से एक देखने को मिलती है। तो एक कम टाइम स्पैन में हमें पुल के गिरने की खबर बिहार से देखने को मिलती है, वो भी जो निर्माणाधीन पुल है। अगर ये बनकर तैयार हो जाते तब क्या क्या है ढाबाते, ये फैसला आप बेहतर कर सकते हैं। और दिल्ली में जो पिछले हफ्ते साक्षी मर्डर केस का जो मामला सामने आया था, सूरज, उससे जुड़ी एक खबर मैं भास्कर पर पढ़ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम में जिस तरह की बातें आई हैं उससे ये बिल्कुल साफ है कि उसकी हत्या किस क्रूरता के साथ जो है वो की गई है। चाकू के वार से मृतका की आंतें बाहर निकल आई थी। इसके अलावा कुछ बॉडी पार्ट्स भी जो थे वो बाहर आ चुके थे। उसके सिर में भी चाकू घोंपा गया था और चाकू घोंपने से उसके सिर की हड्डियों में दरारें और चोटें पाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो 16 घाव थे, जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस वक्त आई थी, उसमें 16 घावों का जिक्र था। उसमें सबसे ज़्यादा घाव जो हैं वो कंधे और कमर के हिस्से में मौजूद हैं। साथ ही उसके शरीर में कई हड्डियाँ जो हैं वो टूटी मिली हैं। खुशबू, द एशियन एज अखबार की जो लीड स्टोरी मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये एक्सक्लूसिव खबर है। पहले तो ये बता दूं एशियन एज की, क्योंकि इन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया है कि गहलोत पायलट के बीच जो भी सीज फायर हो रखी है साहब, कि अभी कोई टसल हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी बीच सोर्सेज ये कह रहे हैं कि देखिए, अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट हैं कि वो राजस्थान चुनाव जीतेंगे, बशर्ते सचिन पायलट राज्य से बाहर चले जाएं। ऐसे नहीं कि उनको राज्य से बेदखल कर दो कि भाई चले जाओ, तुम्हारे बिना ही हम इलेक्शन लड़ ले, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा है कि साहब आप उनको राज्य से बाहर भेजिए, लेकिन कहां भेजिए, उन्हें AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर नियुक्त कीजिए राजस्थान का, और वहीं से वो जो राजस्थान के लिए प्रचार विचार करना है वो करेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे राजस्थान चुनाव में। जी खुशबू, और दैनिक भास्कर में मानसून से रिलेटेड एक खबर है कि पहले 4 जून तक मानसून के आने की संभावना थी, लेकिन अब मौसम विभाग का ये कहना है कि साहब 3 से 4 दिन देरी हो सकती है और केरल तक मानसून आने में थोड़ा विलंब होगा, वक्त लगेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनकी जमानत पर फैसला आज होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि उनकी पत्नी बीमार है, उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल करनी है। और इसी पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है। ईडी का यह कहना है कि साहब अकेले मनीष सिसोदिया नहीं है जो अपनी पत्नी को देख सकें, और भी कई सारे लोग हैं उनके परिवार में जो उनकी पत्नी को देख सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा ने कल ये अनाउंस किया है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है राज्य में, वहाँ पर अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जाएगा। जी खुशबू, अब अपन चलते हैं विदेशी खबरों की तरफ। BBC में एशिया वाला जो कॉलम है उसको खोलें तो खबर भारत से मिलती है आपको कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, वो भारत आ गए हैं और भारत को ऐसा अनुमान है कि MQ-9B ड्रोन ये अमेरिका से मिल सकता है। और इनसे क्या होगा कि चीन और पाक की जो सीमा है वहां पे पहरेदारी करना आसान हो जाएगा भारत के लिए, ऐसा BBC बता रहा है। एक खबर मुझे डॉन वेबसाइट से देखने को मिलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये बयान दे रहे हैं कि उनसे बदला लिया जा रहा है और जो आर्मी चीफ हैं वो उनसे बदला ले रहे हैं, क्योंकि जनरल मुनीर को उन्होंने ISI से हटाया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी, इस पर उन्होंने बात करने से
इनकार किया है। एक खबर और है जो बीबीसी से ही मैं देख रहा हूं कि ताइवान में यूएस और चीन के जहाज जो हैं वो आमने सामने हो गए। अमेरिकी वॉरशिप के सामने चीन का जहाज आ गया। पिछले हफ्ते फाइटर जेट से तनाव बढ़ा था, ऐसा वेबसाइट बताता है। चीनी रक्षा मंत्री का इसके बाद बयान भी आता है कि अमेरिका से लड़ाई हुई तो स्थिति है वो अनकंट्रोल हो जाएगी और तबाही ज्यादा होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेटो जैसे संगठन बनाकर एशियाई देशों को किडनैप कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका पे एक और जो आरोप है वो चीन ने लगा दिया। खुशबू, और 5 जून के हिस्से इतिहास के पन्नों में क्या क्या दर्ज है वो भी जान लेते हैं। तो 1984 में आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारतीय सेना ने अंजाम दिया था। और 1990 में सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गार्बाचोव को आज ही के दिन नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल आज का दिन पॉडकास्ट में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी मंगलवार को। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया था कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।